नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजू सोलंकी। हम बात करेंगे दिल्ली की राजनीति की, यानी दिल्ली चुनावी चर्चा की बात करेंगे। दिल्ली में फरवरी 2025 में चुनाव होना है, लेकिन 70 विधानसभा के लिए कम से कम एक विधानसभा में 70 लोगों की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। कहीं भी ठंड हो, कुछ भी हो, कि दिल्ली का पारा ज्यादातर गर्म रहता है। 2025 के चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और मेरे साथ हैं इतिहासकार और राजनीति के जानकार विशेषज्ञ राकेश वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली के राजनीति, दिल्ली की चुनावी चर्चा में हम जानना चाहेंगे, दिल्ली में 2025 फरवरी माह में चुनाव होने की संभावना है। केजरीवाल तो अभी से अड़े हुए, अभी चुनाव करा लीजिए, मैं तैयार हूँ। भले उन्हें मुख्यमंत्री से पद छोड़ करके इसी को मुख्यमंत्री बना दिया है। तो दिल्ली में क्या लगता है आपको, क्या संभावना रहने वाली है? क्योंकि 3 बार से बने 47 दिन के लिए बने हो केजरीवाल, 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और एमसीडी भी जीत चुके हैं। वो जो बीजेपी काफी दिनों से अच्छा खासा एमसीडी पे दबदबा था। तो आने वाले 2-2.5 महीने बाद फरवरी में क्या देखते हैं आप? क्या देखने को मिलेगा ऐसा जी आप चाहते हैं? क्योंकि आप देखो पढ़ाते भी हैं, आप शिक्षक भी हैं और बहुत सारे युवाओं से कॉन्टेक्ट रहता है। युवा जहाँ जाएगा, दिल्ली में करीब करीब बता दूं आपको मैं, पहली बार वोट डालने वाले हैं करीब 40 लाख वोटर हैं। और युवाओं की बात करें तो करीब करीब मतलब 50-60 लाख युवा है जो पहले दूसरी बार वोट डालेंगे। वो आपसे कहीं कहीं कनेक्ट रहते हैं, टीचर से कहीं इन्फ्लुएंस भी रहते हैं, कनेक्ट भी रहते हैं। उनकी आवाज क्या है, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं आप। तो 2025 में आप क्या परिणाम देखते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के? सर, आपने बहुत सही सवाल किया है और मुझे लगता है ये दिल्ली के लोग ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों में ये विचार चल रहा होगा कि आखिर अब दिल्ली में क्या होने वाला है। आपने वही क्वेश्चन किया जो बहुतों के मन में है। जी, हमारे मन से जो बातें हैं मैं आपके सामने रखूं, इस हैसियत से कि मैं एक शिक्षक हूँ। समाज में लोगों के बीच उठना बैठना हमारा काम है, बच्चे हमसे जुड़ते हैं, उनके विचार हम समझते हैं और दिल्ली में हम रहते हैं तो दिल्ली की बहुत सारी चीज़ों को हम देखते और समझते हैं। पहली बात तो ये है कि वर्तमान दिल्ली सरकार पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हुए हम ये मानते हैं कि शायद वो अच्छा काम बहुत मामलों में किए हैं। कुछ मामलों में जैसे उन्होंने किया है कि यहाँ की महिलाओं की माताओं बहनों के लिए तमाम जैसे बस सुविधा तमाम सुविधा दी है। इस दृष्टि से हम उन्हें बहुत सम्मान करते हैं। या हम ये कहें कि बच्चों को उन्होंने अच्छी शिक्षा देने के लिए शिक्षा क्षेत्र में भी अपना बताते हैं अच्छा काम किया है। जैसा कि वो कहते हैं, हमने बहुत सारा देखा नहीं, सब कुछ मैं नहीं जान पाया। जो भी मैं जो आसपास में देखा हूँ उस लिहाज से कह रहा हूँ कि ठीक है, सब ठीक है। और स्वास्थ्य के संबंध में जैसा कि वो कहते हैं कि उन्होंने जो है हर गली नुक्कड़ पर जो है मोहल्ला क्लिनिक बनाया है और उससे लोगों को लाभ हो रहा है, स्वाभाविक रूप से हो रहा है। नहीं, इसमें मैं बीच में थोड़ा सा बता दूं, काफी लोगों को शिकायत भी आ रही है कि मोहल्ला क्लिनिक या तो बंद है या मतलब कहीं वो असुविधाओं की शिकार है। हाँ, स्वाभाविक से हो सकता है ऐसा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अब यही कह रहे हैं तो आप ये देखिए, जब मुख्यमंत्री को आप जेल में देख रहे हैं तो निश्चित रूप से पहली व्यवस्था यही से बन रही है। वो सर आप घोटाला लेकिन अब यही बात है, कुमार विश्वास कहता है कि भाई बाकी तो ठीक है, बाकी तो ठीक है, कम से कम इतना घिनौना काम नहीं करते, जेल जाना पड़ता। जी जी, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कुमार विश्वास पंथी बोलिए। हाँ, कुमार विश्वास जी कह रहे हैं तो हम ये आप क्यों कहेंगे, उनके वो नज़दीकी हैं, वो ज़्यादा समझते होंगे। हाँ, इन सब अच्छाइयों के साथ एक बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी से, कि कुछ काम और था जो आपको पूरी तसल्ली से करना चाहिए था, वो आप करने में चूक गए, असफल हो गए। जी जी, चूक गए, आप असफल ही मान लें जी, मेरी नज़र में वो चूक गए जी। जिस भी कारण से चूके वो इसकी समीक्षा करें। चूंकि वो यहाँ जैसे यहाँ पर अगर आप दिल्ली में घूम के देखिए, मैं शिक्षक हूँ, मैंने पहले बताया, दिल्ली में घूम के देखिए, इस बारिश में जिस तरीके से बुरा हाल रहा, मैं अपने इस 15-17 साल के जीवन में जो मैंने दिल्ली में बताया है, इस तरीके से हमने नहीं देखा था। उसमें बहुत लंबा पीरियड इन्हीं का रहा है, लेकिन इस तरीके का हाल हमने नहीं देखा। अब उसके लिए जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है या केंद्र सरकार है, हमें लगता है कि ये कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप सब जानते हैं कौन उत्तरदायी है। मैं कह दूं एज ए शिक्षक अच्छा नहीं लगता,
और इसके लिए आप जिम्मेदार कहना चाह रहे हैं जो भी बेसमेंट में पानी भर गया था, बेसमेंट में छात्रों की सर मैं आपसे बताऊं उसमें एक बिटिया ऐसी जो खत्म हुई वो हमारे जिले से है और उसके एडमिशन के संदर्भ में जी हमने संबंधित कोचिंग में कहा भी था कि वो वहाँ ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ एडमिशन करवा दीजिए, क्योंकि हम यहाँ फेलियर मत समझ रहा हूँ उस चीज को, यहाँ मतलब केजरीवाल का या आम आदमी पार्टी का सरकार का दिल्ली में फेलियर मानते हैं इसको। सर अब अगर ना मानू वाटर मैनेजमेंट जो मतलब बरसात का पानी नहीं निकल पाया, वही बात कह रहा हूँ, अगर ना मानू तो फिर मानू क्या? अगर ड्रेनेज सिस्टम साफ नहीं है और आपके पास जो है एमसीडी है तो सर जिम्मेदार तो आप ही कहे जाएंगे, ये काम तो आप वो ये कह सकते हैं कि मेरे पास अभी एमसीडी आई है, उससे पहले 25-26 साल बीजेपी के पास थी, तो पानी भी तो सर अभी तो क्या बच सकते हैं इससे? वो नहीं सर, नहीं बचने का तो कोई मतलब नहीं, हम तो आपको एक्सपर्ट मानते रहे, आप ऑलरेडी ब्यूरोक्रेट रहे, आपसे ज्यादा समझदार किसको हम मान लें? प्रधानमंत्री आपसे कम पढ़े हैं। हाँ, वो बार बार कहते हैं कि चौथी पाल राजा। जी सर, चौथी पास आप तो पढ़े लिखे थे, तो सर आप इस तरीके से गलती करेंगे तो वो छात्रों के भविष्य से सर वो छात्र मत कहिए, एज ए शिक्षक होने के नाते मुझे इसका इतना दुख है कि मैं उसे अपनी बेटी और जितने बच्चे मरे वो मेरी बेटी और बेटे जैसे हैं, वो दर्द मैंने महसूस किया है। जब कोई भी बच्चा हमारे बीच से जाता है ना तो मैं क्या बताऊं कितना तकलीफ होता है। वो निश्चित रूप से हम उसके जो है मम्मी पापा तो नहीं है, लेकिन मम्मी पापा से कम भी नहीं समझते खुद को, इस बात का मुझे बहुत दुख है। और मैं सही बताऊं तो इस बात के लिए जिम्मेदार मानता हूं, वो बात मुझसे आ रही है कि इस बात के लिए मैं जिम्मेदार मानता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री को इस पर सलाह करना चाहिए अपने लोगों से, वार्ता करनी चाहिए, सलाह करनी चाहिए। क्या इस घटना का वोट बैंक पर केजरीवाल के, क्योंकि बाहर के थे उनका वोट बैंक है, या फिर क्या असर पड़ना सर देखते हैं आप? देखिए भारत है सर, यहाँ एक दूसरे से इतना दिली लगाव है कि आप अलग नहीं देख सकते, प्रभाव पड़ेगा। सर क्या बात करते हैं, वो बिटिया भी तो यहाँ के माँ बाप की बेटियों की तरह रही होगी, हमारी संवेदना उसके साथ है। निश्चित रूप से हम नहीं कहते कितना प्रतिशत पड़ेगा जी, लेकिन ये सच है कि कुछ ना कुछ तो मतलब जो शिक्षा इस तरह की मतलब वहाँ पे अव्यवस्था है उस एरिया में या कहीं जहाँ एक बात मैं बताऊं, जैसे यहाँ मुखर्जी नगर में संस्थाएं हैं, मुखर्जी नगर की संस्थाओं की बदहाल अवस्था आप जाके देखिए सर, आपको वो तो कहते हैं हमारा बहुत अच्छा शिक्षा सिस्टम बन गया है। नहीं सर, नहीं ये तो झूठ इसलिए मैं कह सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ वहाँ तो अब हम क्या बताएं आपसे एमसीडी बार बार वहाँ के संस्थाओं को बंद करवा देती ये कह के कि जो मानक है वो पूरे नहीं है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ सर, सर बहुत अच्छा मौका है कि आपने हमें अवसर दिया जी, और आपके माध्यम से मैं देश की जनता के समक्ष जा पा रहा हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी मेरा संदेश जाएगा और ट्रैक करेंगे सर बिल्कुल जी, और यहाँ के एमसीडी कमिश्नर सर को भी ये संदेश जाएगा, अब चूंकि मेयर को भी ट्रैक करेंगे जी बिल्कुल सर, ये लोग हमारे जिम्मेदार हैं, इनको एक चीज जरूर देखनी चाहिए कि जैसे हम खूब पढ़ाई किए, हमें नौकरी नहीं मिली, अपने बीवी बच्चों को, अपने परिवार, माँ बाप भाई बहन को पालने के लिए हमें कोई रोजगार तो करना है, दूसरा कोई काम हम कर नहीं सकते, इसलिए हमें जो अनुभव है पढ़ाने का हम पढ़ा ही रहे हैं। अब सर हमने मान लीजिए धन हमारे पास नहीं है ज्यादा, तो हमने कहीं से पैसे जुटाए, उधार लिए हो या बीवी के गहने बेचे हो, एक मिनट कह दें, तो हमने सारा पैसा लगाया संस्थान में, और संस्थान कहाँ अपना खोला? मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर में जो ऑलरेडी बिल्डिंगें हैं, जो कमर्शियल हैं या जो देते हैं किराए पे, उन्हीं के यहाँ मैं लूंगा, क्योंकि ठीक ठाक कोचिंग वहाँ चलती है। अब वहाँ अचानक एक घटना घटती है, जिस घटना के बाद आप लोग इतने टाइट हो जाते हैं कि अचानक संस्थाओं को सील करने लगते हैं। स्वाभाविक है, गलत अगर आपको लगता है सील करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर मानक एकदम कंफर्म पहले से बता दीजिए किस मानक के तहत हमें यहाँ चलाना है। और यह आप सोचिए कम से कम 35 साल 40 साल से संस्थाएं चल रही हैं सर, क्या हमसे इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कुछ भी नहीं लिया होगा सरकार ने? नहीं, वो तो बिल्कुल जायज है, सरकार लेती है, हर टैक्स लेती है, जब पुस्तक बिक रही हो, पेंसिल बिक रही हो, पेन बिक रहा हो, सब पे टैक्स जाता है। तो सर अगर हमसे जा रहा है तो हमारे लिए कोई जगह ही बना दीजिए, ऐसा लगता है कि ये मानक होना चाहिए, हम कहाँ मानक बना रहे हैं, हमारे पास इतना धन कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, प्रश्न उठाया सरकार से, भाई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ दे देनी चाहिए, कहीं कोई जगह आप बनवा दीजिए, शर्तों के हिसाब से वहाँ काम करना चाहते हैं सर। किंतु यह मतलब बात आती है कि इसको वोट बैंक से क्या लेना देना? सर वोट बैंक तो विचार, भाई सरकार को तो वोट चाहिए ना, या जो भी सर पार्टी हो, सॉरी पार्टी को वोट चाहिए ना। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम ही लोग तो वोट करेंगे। हमें दुख है
नहीं, वो ये कहते हैं कि आप लोग जितने भी इस तरह के स्टूडेंट बाहर से आते हैं उनका दिल्ली वोट ही नहीं है। सर ऐसे पूरी तरीके से नकारना ठीक नहीं है जी। बहुत सारे लोग हमसे प्रभावित होते हैं, हमसे लोग विचार करते हैं, हमारी बातें सुनते हैं। यहाँ दिल्ली में हम कहते हैं अगर 20% लोग भी हमसे पढ़ते होंगे तो हमसे तो कुछ सीखते ही होंगे ना। हम मना नहीं करते, लेकिन मेरा दर्द मेरे बच्चों को पता चल जाता है कि सर आज सब कुछ खर्च करके शटर डाउन करके घर बैठे हुए हैं। किराएदार की हैसियत से होने के नाते मकान मालिक को किराया हर हाल में पे करना है सर, उसके लिए चाहे मुझे अपने बीवी की चाहे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब इस तरह की समस्या पहले बतानी चाहिए, अन्यथा इसका फर्क कहीं न कहीं मतलब इनडायरेक्ट वे में वोटर पर पड़ता है और सरकार को या पार्टी को समझना चाहिए इस तरह तंग करेगी तो उसका वोट में कहीं ग्राफ गिरेगा। सर थोड़ा सा अपमान तो होगा आपका, आपसे चूंकि उम्मीद ज्यादा, मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी से हमने बहुत उम्मीद की थी और इसलिए भी की थी सर। आपसे गुजारिश है कि हम आपको अपना बिरादरी भी मानते हैं। चलिए खैर वो तो आप पढ़े लिखे आदमी हैं और पढ़े लिखों की बिरादरी से आप गए हैं सर, कम से कम हमारी तो खैर रखिए। वो तो कहते हैं इस बार मतलब वोट बैंक की बात करते हैं, महिलाओं को उन्होंने बस में बिल्कुल फ्री कर रखा है और बिजली फ्री, पानी फ्री और राशन की डिलीवरी फ्री कर रखी है। हम बता देते हैं आपको। और इन चीजों की खैर दूसरी बात क्या कर रखी है उन्होंने, स्कूलों को भी बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड कर रखा है। और ज्यादातर बरसात के बाद में आपने देखा होगा चिकनगुनिया, मलेरिया और इस तरह बहुत सारी बीमारियां फैलती थी, किंतु उन्होंने पूरी सफाई रखी है और कोई बीमारी इस बार नहीं फैली है और पॉल्यूशन भी कह रहे अभी तक कंट्रोल में है सर। तो इन सभी सकारात्मक सफलताओं के मद्देनजर हम उनको बधाई देते हैं और उनका इस मामले में हम खूब सम्मान करते हैं, दिल से आभार भी व्यक्त करते हैं। और उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। वर्तमान भारत सरकार ने भी खूब अच्छा काम किया है। एक और आपको बताऊं, आपने पोल्यूशन के संबंध में बात कही है, क्योंकि शिक्षक होने के नाते मेरा धर्म है कि दोनों पक्ष बोल दूं। दिल्ली के चारों तरफ जो उन्होंने एक बेहतरीन रोड बना के रोड है जी सर, उससे क्या है कि बाहर की गाड़ियां बाहर निकल जाएंगी तो दिल्ली को साफ करने में वर्तमान मुख्यमंत्री जी का काफी सहयोग हुआ केंद्र सरकार की तरफ से। ये दोनों लोगों ने जो जिम्मेदारी निभाई, इसके लिए हम दोनों लोगों को यहाँ पर वोट बैंक की बात आती है। देखो हमें तो राजनीतिक वोट किसको पड़ेगा हम इसकी बात करेंगे। कई जगह होता है कि जातिवाद चलता है कि भाई किस समाज का वोट, किस जाति का वोट, किस वर्ग का वोट कौन से विधानसभा में ज्यादा है जी। उस हिसाब से भी कहता है। कहीं ऐसे देखिए पहाड़ का वोट यहाँ शिफ्ट हुआ है, कहीं बिहार का वोट शिफ्ट हुआ है, कहीं हरियाणा का वोट शिफ्ट हुआ है, कहीं राजस्थान का वोट शिफ्ट हुआ है। तो ये सब जातिवाद की जो बात करते हैं या क्षेत्रवाद की बात करते हैं, क्या ये वोट बैंक की असर डालते हैं? दिल्ली के संदर्भ में अगर बात करें सर, तो दिल्ली के संदर्भ में क्षेत्रवाद जातिवाद की तुलना में ज्यादा सक्रिय हो सकता है। अच्छा, जातिवाद से क्षेत्रवाद, जैसे बिहारी कहें या पहाड़ी कहें या राजस्थानी कहें, हरियाणवी कहें, पंजाबी कहें, ये बजाय जाति कहता है कि जातिवाद की तुलना में क्षेत्रवाद यहाँ थोड़ा सा ज्यादा सक्रिय हो सकता है, क्योंकि एक निश्चित क्षेत्र में एक विशेष क्षेत्र के लोग रहने लगते हैं, वो कुछ जात के भी वहाँ जाते हैं, ये हो सकता है। परंतु विकास एक मुद्दा बनता नहीं है। विकास पर भी बात करते हैं, विकास की बात आएगी तो शीला दीक्षित जरूर याद आएगी। उनको विकास में इतना किया, सुनिए बता दूं, सबसे ज्यादा विकास मुझे लगता है दिल्ली में उसे बेहतर किसी ने किया, किंतु वो विकास के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, विकास में हो भ्रष्टाचार के नाम पर वो हरा दी गई और भ्रष्टाचार तक खुला दी। जेल में डाल देंगे, जेल तो बहुत दूर की बात है, बाजार तो नहीं हुई तो भ्रष्टाचार हुआ नहीं। यह बता दो, सड़क के जो शीला दीक्षित नाम में बनी थी 10-12 साल पहले, आज तो यथावत मेंटेनेंस पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में मतलब वोट बैंक वोटर क्या सोचता है? निश्चित रूप से विकास के नाम पर वोट नहीं बढ़ता ही पक्का है। स्वर्गीय दीक्षित जी जो मुख्यमंत्री रही और बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री 15 साल करीब रही, और उन्होंने दिल्ली को निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन सजाया। तमाम फ्लाईओवर से लेकर सड़कें तक उन्होंने अच्छी की। प्रतिभा स्कूल की शुरुआत उन्होंने की थी जी। तो हम उनका सब दिल से आभार व्यक्त करते हैं और हम चाहते हैं कि उनके द्वारा जितने काम अच्छे किए गए हैं, ऐसे कुछ कार्य वर्तमान सरकार को अपने विकास के कार्यों में जोड़ लेना चाहिए। हम कहना सिर्फ इतना चाहते हैं कि कुछ काम अभी बाकी रह गया है। हम ये लास्ट में वोट बैंक पे आते हैं, कोई फरवरी में वोट होना है, तो मुख्य मुद्दा क्या रहने वाला है बता दीजिए आप। क्या मुद्दा विशेष तौर पर? मुद्दा तो आप जान लीजिए। मुद्दा जो मेरे मन में आता है कि पहली बात तो ये है कि यहाँ साफ सफाई सुविधा जिसे आप कह सकते हैं, चाहे वो मेडिकल की हो, शिक्षा की हो, आवागमन की हो,
ये एक महत्वपूर्ण विषय अब अगर मैंने कहा यातायात का जाम सोचा दिल्ली में लगता है। हाँ, उसकी सुविधा जाम से निजात नहीं मिली तो फिर सरकार का क्या योगदान है दोनों का? जाम के लिए उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया था बहुत पहले, ऑड और इवन वाला, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं कर सकते ना आप? नहीं सर, एक कोशिश किया था उन्होंने। छोटी सी जगह है, दिल्ली पॉपुलेशन बहुत हाई लेवल पे है, और ये सरकार के साथ साथ हम लोगों को भी थोड़ा सा समझना होगा कि गाड़ियां बहुत रोड पर ना लाई जाएं, जो तमाम वो देखो आप वोटर से सब अपील कर रहे हैं, वोटर से नहीं, वोटर को सुविधाएं चाहिए। वोटर वोट डालेगा तो आप क्या सुविधाएं देंगे? किस मुद्दे पर उसे सुविधाएं मिल रही है उस मुद्दे वोट डालना चाहेगा वो? सर सुविधा तो पुरानी ही है, कोई नई सुविधा वर्तमान नहीं, घोषणा पत्र आएंगे, दोनों तीनों पार्टी होंगे, बड़ी पार्टी होंगी, तो क्या अपेक्षा करते हैं आप, किससे घोषणा पत्र क्या रहेगा, उस पर वोट पड़ेंगे? सर जिसके घोषणा पत्र में ज़्यादा अच्छी सुविधाएं होंगी दैनिक जीवन के लिए जो जरूरी हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा लोगों को जो लाभ पहुंचा पाएंगे। अब ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्या सोचते हैं, या हालांकि मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री कहूँ तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि अब तो रहे नहीं तो पार्टी के हालांकि पार्टी मुखिया हैं वो, तो उनको इस पर विचार करना पड़ेगा, और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि और बेहतर करें। दूसरा एक बेहतर करें, अच्छी बात है। लोग एक मुद्दा और आता है यहाँ पे, कहीं न कहीं संप्रदाय का आता है, या मतलब वर्ग विशेष का कहें, अल्पसंख्यक की बात करें, तो ये मुद्दा दिल्ली में कितना प्रभावी रहने वाला है? निश्चित रूप से सर, दिल्ली के आसपास भी ऐसी तमाम घटनाएं घट रही हैं देश में, जो मैं अपने दिल से उसे अप्रिय घटना कहते हुए उसकी जो है निंदा करता हूँ। जातीय या पंथ या धर्म के आधार पर जो विभेद समाज में होते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम भारत के नागरिक हैं, नागरिक होने के नाते हमारा धर्म है एक दूसरे नागरिक की सुरक्षा करना, हमारे द्वारा किसी का अतिक्रमण ना किया जाए, और कोई करता है तो नागरिक धर्म का पालन नहीं कर रहा है। अगर इस तरीके से कहीं घटना होती तो जो सब शिक्षित लोग नहीं हैं वो थोड़े से पोलराइज हो सकते हैं। जैसे अगर कहीं किसी मुस्लिम कम्युनिटी के भाई को परेशानी हो तो मुस्लिम डरे हुए महसूस करेंगे, पोलराइज हो जाएंगे। कहीं हिंदू के साथ कोई घटना हो तो हिंदू फिर पोलराइज होंगे। ऐसी किसी घटना को जनता वोट बैंक में बदल पाती है, पोलराइज हो जाता है। तत्कालिक घटनाओं से लोग प्रभावित होकर कई बार वोट बैंक में मुजफ्फरनगर कांड के बाद में काफी कुछ बदला था राजनीति में, होता है। ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, बात करें युवाओं की, लास्ट में ये हमारा क्वेश्चन रहेगा कि दिल्ली के युवा हैं जो आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, वो क्या सोच के वोट डालेंगे, किस मुद्दे पर वोट डालेंगे दिल्ली में फरवरी 2025 में? निश्चित रूप से हमने आपसे पहले भी बताया सर, विकास के 2-3 मुद्दे जो दैनिक जीवन में उनको बहुत जरूरी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, पानी और भोजन के लिए जो आसान सुविधाएं आप दे सकते हैं, ये सब मुद्दे रहेंगे। केजरीवाल भारी पड़ेंगे? अगर ऐसा केजरीवाल सर ने किया है तो भारी पड़ सकते हैं। अगर इसमें कोई कमी है तो निश्चित रूप से उन्हें विचार कर लेना चाहिए, नहीं तो सरकारें तो सर आती जाती रहती हैं। केजरीवाल सर तो बाकायदे जानते हैं इस बात को। देखिए, हार जीत होती रहती है, किंतु जब वोटर को वोट देना होगा तो अपनी मूलभूत सुविधाओं को सरकार उपलब्ध कराए। एक बात आदरणीय आप पार्टी के तीनों पार्टियों के लिए कह सकते हैं आप, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस। मैं आप पार्टी के लिए कहना चाह रहा हूँ एक खास बात। आपसे विशेष उम्मीद थी कांग्रेस सरकार के जाने के बाद। जो सुविधा आपने शुरू में दी हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन हमें लगता है कि कुछ और सुविधाएं जो आपसे छूट रही हैं, आप उसे एक बार गौर से देखिए। आप कर सकते हैं, अगर आप वो करते हैं निष्पक्ष तौर से तो आपको लाभ अभी भी मिलेगा। इसमें तो ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो भी सुविधा छूट रही है उनको वायदा कर देते हैं, तो बीजेपी को हंसी भी चली जाएगी? नहीं, हंसी पे तो नहीं जाएगी सर, क्योंकि 10 साल का शासन हो गया, शासन का विरोध होता है हमेशा। हरियाणा में तो नहीं हुआ? हाँ, ये बात मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन ये कि हरियाणा में इसका मतलब है कि बीजेपी सरकार ने वो सारे काम किए जो हरियाणा में चाहिए थे। हाँ नहीं सर, हर बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हर बार ऐसा नहीं होगा। इसे दोनों पार्टियों के जो है प्रमुखों को समझना। और युवाओं को खासतौर पर जो पहली बार या दूसरी तीसरी बार वोट डालने जाएंगे, उनको सरकार से जो अपेक्षा है उन पर सरकार खरा उतरे, वैसे ऐसा करते हैं। दिल्ली में सबसे बड़ी जो पॉल्यूशन की समस्या है, जाम की समस्या है, और वो सफाई की समस्या है,
इन पर विशेष ध्यान दें, और खासतौर पर जो कस्में वायदे पता नहीं क्या क्या खाए थे जमुना सफाई के, यहाँ तक जमुना साफ नहीं हुई है। नहीं हुई सर, नहीं हुई। तो इस तरह के जो प्रमुख मुद्दे हैं, जिससे कि मैं अहमदाबाद गया था, वहाँ देखा रिवर फ्रंट, ऐसा बात हुई थी कि जमुना जी में रिवर फ्रंट बनाएंगे और बिल्कुल पर्यटन और पता नहीं क्या क्या विकसित कर देंगे। कुछ भी नहीं हुआ दोनों से, केंद्र सरकार ने नहीं किया, राज्य सरकार ने भी नहीं किया। कहीं न कहीं दोनों से अपील है इस तरह के वायदों को पूरा करें, जिससे दिल्ली जनता को भी लगे हमारे पास भी कोई अच्छी जगह है जहाँ पर शाम को जा करके जो बच्चे इंडिया गेट के अलावा बैठ सकते हैं, परिवार सहित आराम से खाने पीने का सबका आनंद ले सकते हैं, और बगल में जमुना जी बह रही हो, ऐसा कुछ अच्छा कुछ हो सकता है तो करना चाहिए। और मूलभूत समस्याओं में पर्यावरण और असल में एक बात और कहना चाहता हूँ सर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने, हमें लगता है कि दिल्ली में हुकूमत पाने के बाद, सरकार में आने के बाद तो थोड़ी महत्वाकांक्षी ज्यादा हो गई। ये बात इसलिए कह रहे हैं, बार बार केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, मोदी जी की अपेक्षा करते हैं, वो भी दिल्ली के लिए अच्छा करे, केंद्र सरकार भी अच्छा करे। आपकी बात मैं पूरा कर दूंगा, पहले ये पूरा कर लूं जी, कि जैसे उनसे जो उम्मीद थी उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ जी, आदरणीय केजरीवाल जी, अगर जो ताकत यहाँ की जनता ने उन्हें दिया था, अगर उसको यहाँ एक बार स्थिर होकर 5 साल ठीक से काम करते तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली की पहचान बना सकते थे। उनके पास विजन था। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की जो सरगर्मी है, जो ताकत है, वो केजरीवाल सर को भी कहीं न कहीं थोड़ा सा प्रभावित कर रही है। वो यहाँ से हटके दूसरे तमाम स्टेटों में बेहतरीन करने के लिए, पार्टी विस्तार करने के लिए अपने आप को लगाया। उसमें तमाम प्रकार के धन संसाधन भी खर्च किए, और जिसमें मुझे लगता है वो काफी मुश्किल में आ गए। इस कार्य को थोड़े समय के लिए रोकना चाहिए था। एक मॉडल वो दे सकते थे, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं गुजरात मॉडल, तो दिल्ली मॉडल वो बना सकते थे। दिल्ली की जनता कहते हैं कि मुझे एजेंट करने देती है, केंद्र सरकार नहीं करने देती, हमें फंड नहीं देती, नहीं सर, मुझे जेल में डाल दिया, और सारी बातें आ जाएंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये सर बात तो नहीं है, लेकिन पुरानी बात तो आपको पूरी ताकत मिली थी, आप चाहते करते, और अभी भी अगर ताकत मिले सर, आपसे गुजारिश है आप एक बार करिए। और वक्त सबका आता है, अभी आप नौजवान हैं, क्या पता कि आपको भारत की जनता पसंद करे। अगर आप ये सोचते हैं ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। कम से कम दिल्ली को रोल मॉडल बना देती है, दिल्ली को वो सुविधा दे देते हैं, बाकी स्टेटों में नहीं है। क्योंकि दिल्ली में रेवेन्यू आता है, बोझा करने को नहीं है। मतलब जनता करीब मध्यम वर्ग की जनता ज्यादा है यहाँ पे, तो उनको बहुत कुछ दे सकते हैं आप, देना चाहिए। और आपने जो वायदे किए थे वो निभाना चाहिए, अन्यथा जनता रातों रात जनता पलट जाती है। तो 2025 में जनता किस करवट पलटेगी या राजनीति किस करवट पलटेगी, वो तो फरवरी पता चलेगा। लेकिन जनता से हम अपील करेंगे, वोटर से हम अपील करेंगे, इस तरह की वीडियो एक्सपर्ट के साथ हम वार्ता करते रहेंगे, जिससे आप बताते रहिए, हम चर्चा करते रहेंगे, और आप इस तरह की अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। बने रहिए द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।